निशात मिल्स लिमिटेड का स्टॉक जो इस टाइम पर सिर्फ 150 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, वही स्टॉक आपको इस टाइम पर 53% डिस्काउंट पर मिल रहा है। क्या आप जानते हैं कि छोटी सी कॉटन से लेकर एक पूरे सूट, एक पूरा कपड़ा बनाने तक, इवन आप फुली तैयार गवर्नमेंट्स पर भी बात करें, ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन इसी ग्रुप के अंदर होती है। तो ये टोटल प्रोडक्ट सेगमेंट, टोटल रेवेन्यू में 80% से ज्यादा का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपोर्ट से होती है। अब ये 8% की स्टेक होल्डिंग से जो कंपनी को इनकम आती है वो 51% की स्टेक होल्डिंग से भी ज्यादा आती है, डबल से भी ज्यादा। तो ये जो हाइप क्रिएट हुई है कि जैको की वजह से निशात मिल्स लिमिटेड का स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं टिम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक वो कंपनी जो एक पूरे ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और उस ग्रुप को चलाने वाली वो पहली कंपनी, और उसके आगे इतनी सब्सिडीज हैं कि आप नाम सुनकर ही हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निशात मिल्स लिमिटेड के, जिसकी कंप्लीट एनालिसिस जानकर आप फुली डिसाइड कर सकेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन ये जानकर आप बिल्कुल हैरान रहेंगे कि यहाँ पर इस कंपनी को देखते हुए ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसके कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप हमारा न्यू चैनल हाफिज मोहम्मद शुएब यूट्यूब चैनल विजिट करके उसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि डेली की न्यूज एंड अपडेट्स आप टाइमली अवेल कर सकें। एंड इसके साथ साथ ही आप एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। और अगर एक नजर आप प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट पर डालें तो ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और मजीद एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करने के लिए इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं FBR टैक्स रिटर्न, ज़कात स्टाम्प पेपर, म्यूचुअल फंड अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट, CDC इन्वेस्टर अकाउंट और मजीद बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज। तो देर किस बात की, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड NML के सिंबल से निशात मिल्स लिमिटेड का स्टॉक जो इस टाइम पर सिर्फ 150 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, वही स्टॉक आपको इस टाइम पर 53% डिस्काउंट पर मिल रहा है। क्या आप जानते हैं? जी हाँ, 53% डिस्काउंट आखिर कैसे? क्योंकि टोटल रिसर्चेस, टोटल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ब्रोकर्स भी इशू करते हैं, अगर आप देखें तो ये पूरा एक एम्पायर है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इस कंपनी के अंदर दर्जनों कंपनीज मौजूद हैं, जिससे इनकी इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है और इससे प्रॉफिट्स भी आते हैं। तो इसी वजह से ये इस टाइम पर जो फेयर वैल्यू होगी वो 300 से अबव होनी चाहिए थी, लेकिन इस टाइम पर ये अपनी आधी कीमत से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब आपको 53% डिस्काउंट पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर रुकें, यही 53% डिस्काउंट का सोचकर आपने बाय नहीं कर लेना। पहले कंप्लीट हकीकत जाननी है कि ये 53% आखिर डिस्काउंट है कैसे, और आखिर ये 53% डिस्काउंट कब से चल रहा है, और क्या आगे फ्यूचर में डिस्काउंट खत्म होगा भी कि नहीं, कंप्लीट आपको पता लगेगा। बेसिकली ये निशात मिल्स लिमिटेड 1951 में बनी, जो कि यही कंपनी 1947 में पाकिस्तान के बनने के ठीक 4 साल बाद बनी, और इस टाइम पर इस कंपनी को भी 75 साल हो चुके हैं बने हुए। और अगर इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे पहले जो मंशा फैमिली है उसके पास निशात मिल्स लिमिटेड की 51% की स्टेक होल्डिंग है, और वही निशात मिल्स लिमिटेड कंपनी को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर एक एस्टिमेट आपको बताऊं, टोटल एसेट्स ऑफ निशात ग्रुप अराउंड 28 बिलियन डॉलर्स। बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसी बड़े ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है, आज हम उसके एनालिसिस कर रहे हैं। ये निशात मिल्स लिमिटेड बेसिकली एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है। इसका मतलब है कि छोटी सी कॉटन से लेकर एक पूरे सूट, एक पूरा कपड़ा बनाने तक, इवन आप फुली तैयार गवर्नमेंट्स पर भी बात करें तो एक छोटे कॉटन के पीस से लेकर कंप्लीट सूट तक ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन इसी ग्रुप के अंदर होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस ग्रुप को कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अपनी किसी दूसरी कंपनी से लेनी ही नहीं पड़ती। इसकी हर कंपनी मौजूद है जिस जिस चीज को इस कंपनी की जरूरत है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि धागा, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सी मजीद जो नेसेसिटीज हैं वो कंपनी अपनी सब्सिडी से ही पूरी करती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो यहाँ सबसे पहला जो मेजर प्रोडक्ट है जिसकी रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसमें आता है स्पाइनिंग। और स्पाइनिंग मीन के ये इसका सेगमेंट है जिसमें ये कॉटन यॉन, इसी तरह ही डाइड यॉन और स्यूइंग थ्रेड जो है, जो धागे हैं, वो कंपनी का इसका तकरीबन 2,38,000 निशात मिल्स लिमिटेड के पास जो स्पिंडल्स मौजूद हैं।
अब ये कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेगमेंट है। इसके साथ अगर देखें देन दूसरा आता है वीविंग, जो कि इसके भी 794 टोयोटा एयरजेट लूम्स इस कंपनी के पास मौजूद हैं, जो कि ये मॉडर्न हाई स्पीड वीविंग मशीनरी हैं, जो कि इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में काफी इनहांसमेंट लाती हैं। और इसी के साथ ही इसके अगर नेक्स्ट सेगमेंट्स देखें तो डाइंग एंड प्रोसेसिंग जो है, जो कपड़े को रंग करना, एंड सेम ऐसे ही डेनिम जो कि गारमेंट्स को बनाकर आगे प्रोडक्ट जो है इनकी जो सारी सेल आउट करना, और वर्क वेयर के साथ साथ होम टेक्सटाइल और टेरी जिसमें बेड शीट्स, पिलो कवर्स, कर्टन, टॉवल्स ये सब आते हैं, और ये इनका मोस्टली जो है ये एक्सपोर्टेड पर ही डिपेंड करता है। तो निषाद मिल्स लिमिटेड के भी आप जो फिगर्स हैं वो जानकर आप देखेंगे कि आखिर ये कंपनी पाकिस्तान में कर क्या रही है। तो इस टोटल प्रोडक्ट सेगमेंट की अगर बात करें तो ये टोटल प्रोडक्ट सेगमेंट टोटल रेवेन्यू में 80% से ज्यादा का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपोर्ट से होती है, और बाकी जो बचती है 18 से 20% की वो आती है लोकल सेल्स की। मतलब ये टोटली एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है। यहाँ अब सब्सिडीज की बात करने से पहले मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊं कि कंपनी की जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं और अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स जिसमें सब्सिडीज की इनकम नहीं आती, बल्कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर ईपीएस देखें तो वो डाउन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा सब्सिडीज होने के बावजूद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में बेहतरी क्यों नहीं है, जिस तरह के आपको हब पावर में देखने को मिलती है। इसी तरह लकी सीमेंट में आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं, जो प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, आखिर निषाद मिल्स में क्यों नहीं, ये आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सब्सिडीज का बताता हूँ। सबसे पहले जो इसकी सब्सिडी है वो है निषाद पावर लिमिटेड, जिसकी 51% स्टेक होल्डिंग है इसके पास, निषाद मिल्स लिमिटेड के पास। इसी तरह निषाद लिनन प्राइवेट लिमिटेड, निषाद कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, आगे निषाद यूएसए, ये जो कंप्लीट है ये 100% होली ओन सब्सिडी है इस कंपनी की। इसके साथ साथ निषाद इंटरनेशनल एफजीई कंपनी है, चाइना की युआंगजू निषाद ग्लोबल कंपनी लिमिटेड है, और निषाद लिनन ट्रेडिंग एलएलसी है। ये कंप्लीटली होली ओन सब्सिडीज हैं। बाकी सिर्फ निषाद मिल्स लिमिटेड जो सब्सिडी है वो 51.1% की इसकी होल्डिंग है। अगर हम इसकी एसोसिएटेड कंपनीज की बात करें तो एसोसिएटेड कंपनीज में डीजीकेसी, जिसकी स्टेक होल्डिंग 31.4% है निषाद मिल्स लिमिटेड के पास। इसी तरह अगर आप देखें लालपे पावर प्लांट की 28.8% स्टेक होल्डिंग है, पाकजन पावर प्लांट की है 27.6%। अब यहाँ पर ये जो दो कंपनीज हैं पाकजन और लालपे पावर प्लांट, ये दोनों कंपनीज चुके इनका जो पावर एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो चुके थे, तो अब इनका बिजनेस मॉडल भी चेंज हो चुका है। अब बिजनेस मॉडल चेंज हो चुका है तो चूंकि ये पावर जनरेशन कंपनी के होते हुए अदर इनकम के तौर पे इनकी डिविडेंड इनकम बड़ी ज्यादा आती थी, तो अब इनका टोटली बिजनेस चेंज हो गया है। तो अब इनकी डिविडेंड इनकम आती है या नहीं ये तो आपको अब अगले आने वाले साल में पता लगेगा। लेकिन ये कंपनी के लिए एक थोड़ा सा डेंजर साबित हो सकता है कि एक बड़ी डिविडेंड इनकम कंपनी की गिर सकती है, सिर्फ इनका बिजनेस मॉडल चेंज होने की वजह से, क्योंकि इनके पावर जो एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो गए हैं। इसी के साथ ही निषाद जो है डेयरी लिमिटेड, उसकी स्टेक होल्डिंग इनके पास तकरीबन 46% की है। निषाद पेपर प्रोडक्ट की जो स्टेक होल्डिंग है वो 25% है। निषाद होटल एंड प्रॉपर्टीज की भी स्टेक होल्डिंग तकरीबन 7% है, और एमसीबी बैंक की तकरीबन 8%। तो ये ओवरऑल डिटेल आपके सामने है। तो अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको बताता चलूं, आप एमसीबी की आपने देखी जो कि स्टेक होल्डिंग सिर्फ 8% है, और निषाद पावर्स लिमिटेड में 51%। अब ये 8% की स्टेक होल्डिंग से जो कंपनी को इनकम आती है वो 51% की स्टेक होल्डिंग से भी ज्यादा आती है, डबल से भी ज्यादा। जी बिल्कुल, ये इसीलिए आती है क्योंकि एमसीबी बैंक की जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा है, उसमें जो 8% है वो उसकी भी वैल्यू काफी ज्यादा है, उसकी वजह से काफी ज्यादा जो इनकम है वो इस कंपनी को आती है। तो निषाद मिल्स लिमिटेड की स्टेटमेंट्स में आपको जो डिविडेंड इनकम है या जो प्रॉफिट्स हैं वो एमसीबी के ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू देयर होली ओन सब्सिडीज, और इवन 51.01% की जो स्टेक होल्डिंग है निषाद पावर लिमिटेड में उसकी भी डिविडेंड इनकम कम होती है। तो यहाँ पर एक आपको चीज क्लियर करता चलूं, निषाद चुनिया पावर लिमिटेड जिसकी स्टेक होल्डिंग बिल्कुल माइनस ही है, तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि जो जैको गाड़ियां हैं और उसके डायरेक्टली जो प्रॉफिट्स हैं वो आएंगे निषाद मिल्स लिमिटेड के स्टेटमेंट्स में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि स्टेक होल्डिंग निषाद चुनिया पावर लिमिटेड की 33% जैको की जो मेगा मोटर्स है उसमें है, और इस टाइम पर निषाद मिल्स लिमिटेड की जो निषाद चुनिया पावर लिमिटेड में स्टेक होल्डिंग है वो बिल्कुल माइनस ही है। तो यही जो निषाद चुनिया पावर लिमिटेड है ये एक मेजर सब्सिडी है निषाद चुनिया लिमिटेड की, तो निषाद पावर लिमिटेड का कोई लिंक नहीं बनता निषाद मिल्स लिमिटेड से जो कि इसको प्रॉफिट उसके आए। लेकिन निषाद पावर लिमिटेड की स्टेक होल्डिंग भी उतनी ही है, लेकिन उसके प्रॉफिट्स कोई ऐसा ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे निषाद मिल्स लिमिटेड की स्टेटमेंट्स में, जिस तरह इसकी बाकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो हाइप क्रिएट हुई है कि जैको की वजह से निषाद मिल्स लिमिटेड का स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
हाँ, निषाद पावर लिमिटेड का स्टॉक ऊपर जा सकता है, निषाद मिल्स लिमिटेड का पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पर एक और जो कि अफान मेज कंपनी लिमिटेड की जो स्टेक होल्डिंग है उस पर काफी ज्यादा इश्यूज थे, जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी जो थी एक, उसने अपनी तकरीबन 70% प्लस की जो स्टेक होल्डिंग है वो सेल आउट कर दी थी निषाद ग्रुप को। लेकिन उसका भी निषाद मिल्स लिमिटेड में कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग बड़ा सोचते हैं कि शायद निषाद मिल्स में आ जाए। यहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ, डीजीकेसी जिसमें 31% की स्टेक होल्डिंग है निषाद मिल्स लिमिटेड की, उसके पास जो अफान मेज है उसकी स्टेक होल्डिंग है तकरीबन 30% के आसपास, और दूसरी तरफ निषाद मिल्स लिमिटेड की अफान मेज में सिर्फ स्टेक होल्डिंग 3.31% है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं। डीजीकेसी से जो प्रॉफिट आएगा वो तो आएगा ही आएगा, वो पहले भी आ रहा था, लेकिन अफान मेज से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल सिर्फ एक ही मिनट के लिए दिखाता हूँ, जिससे आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। आप ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखें, जो कि 2024-25 की है। अब आपको 2026 का भी बताएंगे कि जो रिजल्ट आने वाले हैं उसकी ईपीएस कितनी आ सकती है। तो यहाँ पर 2025 की ईपीएस है 17.10, जो कि 2024 की 18.11 थी। अब इसकी जो सेल्स हैं वो 2025 में इंक्रीज तो हुई हैं। अगर इसके साथ साथ ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अनकंसोलिडेटेड। अब कंसोलिडेटेड पे आ जाएं, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आपके सामने है, जो कि रेवेन्यू तो कंपनी का इंक्रीज हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 14.51 इसकी अर्निंग पर शेयर निकल कर आई। तो यहाँ पर आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईपीएस थी उसको इंक्रीज होना चाहिए था। जिससे आप 2024 को देखें, इसकी ईपीएस है 22.38, जो कि यही ईपीएस 2024 में 18.11 थी अनकंसोलिडेटेड बेसिस पर। तो कंसोलिडेटेड में इंक्रीज आपको देखने को मिला, 2025 में इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज देखने को मिला, जो सब्सिडीज हैं उनकी वजह से। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली इफेक्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे मैं आपको नोट्स पर लेके जाऊँ, तो नोट्स जो है 34, अभी 34 नोट पे आते हैं। तो यहाँ पर ये डिविडेंड इनकम जो कंपनी को आ रही है वो 7.4 मिलियन की आ रही है। अब यहाँ पर इसकी जो डिटेल है वो नीचे दी गई है, जिसमें ये 34.1 पे आप देख सकते हैं जो निषाद, ये इतनी सारी कंपनीज हैं जिससे जो कंपनी को डिविडेंड आ रहा है, जिसमें निषाद पावर लिमिटेड है उससे काफी ज्यादा डिविडेंड आ रहा है। इसी तरह एमसीबी बैंक है उससे काफी ज्यादा डिविडेंड इनकम आ रही है, जो कि 3.4 मिलियन के आसपास है, जो कि 2024 में भी इसी तरह ही काफी इनकम आ रही थी। तो डिविडेंड इनकम इस कंपनी की काफी आती है अदर इनकम के तौर पे, देन इस कंपनी में काफी बेहतरी आपको देखने को मिलती है। तो इस अदर इनकम के ऑप्शन को देखकर आप डायरेक्टली समझ गए होंगे कि कंपनी के अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में अदर इनकम के पोर्शन में अच्छी खासी अमाउंट आ रही है। लेकिन वही जब शिफ्ट हो जाते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर, तो वहां पर कंपनी को काफी ज्यादा एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं और कंपनी की ईपीएस उसकी बिहाफ पर डिक्रीज हो जाती है। तो इस टाइम पर कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो सिर्फ 3.5% से भी कम के रह गए हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री वाइज देखें तो ये लोवेस्ट स्टेज है इस टाइम पर। अदरवाइज इसकी जो पिछले सालों में 10% के आसपास के नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ करते थे। अब यहाँ पर ये एक मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि आखिर 53% का डिस्काउंट क्यों है। लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के नेट एसेट्स पर शेयर या बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो वो इस टाइम पर 405 रुपीज के आसपास हैं। तो वैल्यूएशंस में एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कंपनी की प्रेजेंट और पास्ट की सिचुएशन आपने जानी। अब अगर फ्यूचर कुछ प्लान्स की बात करें तो फ्यूचर के प्लान्स में कंपनी के कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं। तो इसके फ्यूचर प्लान्स में सबसे पहले अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इनका जो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, जो कि 38 मेगावाट का सोलर ऑलरेडी इन पर इंस्टॉल्ड था। अब एडिशनल ये 4 मेगावाट का सोलर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, प्लस 45 टन पर और स्टीम बॉयलर जो है वो भी इन्होंने लॉन्च करने हैं, वो भी लाने हैं। इसके साथ साथ ही बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी ये अपना लॉन्च करने का सोच रहे हैं। अब इसके साथ साथ योन कैपेसिटी जो एक्सपेंशन है इन्होंने वो करनी है, जो कि इनके 3000 नए रूटर्स लगेंगे, जो कि टोटल कैपेसिटी इनकी 13,000 रूटर्स तक हो जाएगी। और इसके साथ साथ मजीद इनकी काफी एक्सपेंशन मौजूद हैं। तो ये सिचुएशन को देखते हुए आपको मैं कुछ चीजें क्लियर करता चलूँ। अब आपको पता है बहुत सारी सब्सिडीज, अब जिस तरह के लालपीर पावर प्लांट जिसका बिजनेस मॉडल टोटली चेंज हो गया, अभी वो बिजनेस स्टार्ट करेगी। इसी के साथ ही पाकजन पावर प्लांट, ये जो सब्सिडीज हैं इनके जो प्रॉफिट्स हैं अभी वो भी इंक्लूड अब नहीं होते इनके टोटल स्टेटमेंट्स में। अब जिस तरह के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अब आएंगे 2026 के, जो कि इसकी जो ईपीएस है ये एक्सपेक्टेड है तकरीबन 14 से 15 रुपीज तक 2026 के साल की, तो वो आएगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये ओवरऑल जो सिचुएशन है ये इसी तरह खराब होती है कंसोलिडेटेड बेसिस पर कि कंपनीज को जो अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है वहां पर तो अदर इनकम की सूरत में कंपनी को डिविडेंड्स वगैरह काफी रिसीव हो जाते हैं, जिससे कंपनी प्रॉफिट में नजर आती है। लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो उसमें आपको काफी ज्यादा ऊंच नीच देखने को मिलती है।
तो कंपनी सिर्फ इन्हीं कुछ वजूहात की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। और वैल्यूएशंस को देखते हुए अगर कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो अब कुछ ब्रोकर्स का कहना है कि अगले आने वाले सिर्फ कुछ 11 से 12 महीनों में यही स्टॉक 300 प्लस हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस फ्यूचर में बेहतर हो सकती हैं और इसके जो बिजनेसेस हैं, अदर सब्सिडीज और बाकी जो बिजनेसेस हैं, वो काफी बेहतर चल सकते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर बेहतर होती है तो ये कंपनी और इसका स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इस टोटल सिचुएशन पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरे के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।